हेलो गाइस, मैं प्रमोद कुमार आज फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्रमोद सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बेटा सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें 3 लेक्चर हम लोगों ने पढ़े हैं। तो अधिशोषण और अवशोषण की संपूर्ण जानकारी हम लोगों को मिल गई है। अब जो हमने उस दिन बताया था कि एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जो बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक होगा। तो चलो इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है उत्प्रेरण, या फिर जिसको कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कैटालिसिस। अब देखो बेटा, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा हम बता देते हैं इसके बारे में। तो हालांकि पिछले क्लासों में तुम लोगों ने 10 में भी, 9 में भी, 11 में भी इसका कहीं ना कहीं जिक्र जरूर देखा होगा या इसको लिखा देखा होगा। जो क्या है, हमेशा क्रिया के जो तीर होती है उसके ऊपर लिखा मिलता है। तो यहाँ तुम लोगों को हम बताना ये चाहते हैं कि वास्तव में वहाँ केवल तुम पढ़े हो इसकी उपस्थिति में, अभी उसका नॉलेज तुम लोगों के पास नहीं था। तो यहाँ तुमको भरपूर जानकारी मिलेगी। तो हम तुमको बेटा ये बताएंगे कि जैसे मान लो कि अभिक्रिया ऐसे भी होगी, लेकिन उत्प्रेरक की आवश्यकता क्यों होती है? अभिक्रिया तो अपने आप ऐसे भी होगी, लेकिन उत्प्रेरक की आवश्यकता कब होती है? तो हम मान लें जैसे तो इसके बारे में लिख लेते तो बता सकते हैं। उत्प्रेरक जिनको हम बोलते हैं बेटा कैटालिसिस। अब देखो इसमें हमको क्या पढ़ना है, तो हम बताते हैं वे पदार्थ, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अपनी उपस्थिति में किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अपनी उपस्थिति में किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। हमने बेटा टर्म परिवर्तित लिखा है, कहा है क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। तो इसके हिसाब से हम कहेंगे घटाते हैं, बढ़ाते हैं, इसके स्थान पे हम कह देते हैं वो परिवर्तित कर देते हैं। तो वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर को, जो अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन, उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। और जो ये क्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया की दर को घटाने का और बढ़ाने का, या क्या कहते हैं परिवर्तित करने का, उस क्रिया को हम कहेंगे बेटा उत्प्रेरण। ओके, तो चलो लिख लेते हैं फिर। वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति में, वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं।
तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। एक चीज और समझ लो बेटा, अब क्रिया की दर को तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे या फिर कहें परिवर्तित कर देंगे, लेकिन स्वयं क्या करते हैं? स्वयं अब क्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरण कहा जाता है। ये स्वयं अब क्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। कहने का मतलब बेटा ये हुआ, इनके भार द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगी। ये क्या करेंगे? अब क्रिया की दर को परिवर्तित कर देंगे, घटा देंगे या बढ़ा देंगे। तो देखो, वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति में किसी रासायनिक क्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। ये जो उत्प्रेरक हैं ये स्वयं अपक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं क्या रहेंगे बेटा? अपरिवर्तित रहेंगे। अभी जैसे हम बताएं, रोज तुम पैदल आते हो स्कूल या कहीं जाते हो पैदल, स्कूल का एग्जाम्पल सही रहेगा। स्कूल जैसे आते हो, अभी हम उनको बताएं बेटा तुमको पैदल आना है, तो हम बताते हैं कि तुमको बड़ा टाइम लगता है। लेकिन अभी एक बाइक से तुम बैठ के आओ, बाइक से बैठ के आओ तो वो क्या करेगा? जहाँ थे तुम वहाँ से उठाकर तुमको कहाँ रख दिया? स्कूल तक। अब देखो, तुम सब सोचोगे कि सजी बीच में बाइक कहाँ से लाया? तो मेरे कहने का मतलब बेटा यही था कि तुम आते तो वैसे भी स्कूल, लेकिन बाइक ने तुमको क्या कर दिया? वहां से उठाया और यहां से जल्दी पहुंचा दिया। ठीक है, तो हम मानते हैं कि तुम अभिकर्मक थे। बाइक क्या थी बेटा? बाइक क्या थी? उत्प्रेरक, जो तुमको वहां से उठाकर स्कूल मतलब उत्पाद तुरंत पहुंचा दिया। ठीक है, तो बाकी उस मोटरसाइकिल वाले को या बाइक वाले को हमसे कुछ लेना देना नहीं था। हम आए कहाँ से, जाएंगे कहाँ, उससे लेना देना नहीं था। उसने हमारी स्पीड को क्या कर दिया? हमारी गति को बढ़ा दिया। बस यही उत्प्रेरक करते हैं, उनसे इससे लेना देना नहीं है क्या उत्पाद बनेगा। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, ये केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। तो इतना ध्यान रखें। जैसे हम बता दें तुमको बेटा, ये करते क्या है? हम मान लेते हैं जैसे एक अपक्रिया है, जैसे एक अपक्रिया है एथिलीन। एथिलीन की अपक्रिया हमने करवा दी बेटा हाइड्रोजन से। ये है एथिलीन, बहुत अच्छे से समझ जाओगे बेटा। और ये अपक्रिया ऐसे भी होगी जब बेटा बनेगा इसमें क्या? एथेन, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और बन जाएगा यहाँ पर एथेन। एथीन से बन गया एथेन। अब देखो, यहां पर एक उत्प्रेरक मिला देते बेटा हम, निकिल मिला दिए। अब तुमको हमने बताया है कि बेटा कि जब हाइड्रोजन अणु बना होगा तो यहाँ पर 2 परमाणु मिलेंगे, तब ये बना होगा। इनके मध्य भी मतलब एक बंध होगा, इन दोनों के मध्य, जैसे ये हमने बताया बंध होगा। ये कब इनसे मिलेंगे? ये मिलेंगे जब इनका बंध क्या होगा बेटा? इनका बंध टूटेगा, इन दोनों के मध्य का बंध टूटेगा, इनका भी एक बंध टूटेगा। अब मान लीजिए तुम पैदल जा रहे हो धीरे धीरे धीरे, तो हम बता रहे तुम्हारी ज्यादा एनर्जी खर्चा हो रही है। ये बाइक वाला आया, हमको क्या ले गया? बिठा ले गया, तुरंत यहाँ पहुंचा दिया। और फिर वैसी ही घटना क्या हुई, जैसे हमने निकिल नहीं मिलाया था, अब क्रिया धीमी धीमी होती, ये बंध टूटता, इसका भी बंध टूटता, फिर भैया जुड़ते,
देर लगती है क्रिया। निखिल जैसे ही आया यहाँ पर शक्तिमान, उसने क्या किया बेटा, इस बंध को तोड़ दिया, इस बंध को तोड़ा, इसके एक बंध को तोड़ा, इसके बेटा दूसरे बंध को भी क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, देखो ये बंध ब्रेक हुआ, यहां पर ये बंध ब्रेक हुआ। और किसने किया है, इसने। और क्या किया, जैसे बंध टूटेगा तो झड़ाक से इसमें जुड़ेंगे और बन जाएगा क्या, एथेन बन जाएगा। इसने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को केवल बढ़ा दिया, उत्पाद से मतलब नहीं था, उत्पाद से मतलब नहीं था। और स्वयं क्रिया के अंत तक क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जितनी मात्रा मिला है वो उतनी ही मात्रा अंत तक इसकी मिलेगी। तो इसने क्या किया, इसकी उपस्थिति में क्रिया की जो दर क्या हो गई, बढ़ गई। भाई बढ़ती भी है घटती भी है, इसी रहने क्या लिखा, परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ क्रिया की दर बेटा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ ये बन जा रहा है प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखोगे कि जब निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तब एथेन बनते हैं। और ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, इतना लिख लेना बेटा। उसके बाद हम लिखवाते हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि जब ये 30% लेस किया जा रहा था, ये लेस किया गया है, तो उसमें दो उत्प्रेरक हमारे सिलेबस से हटा दिए गए। दो उत्प्रेरक कौन से थे, समांगी और विषमांगी, समांगी और विषमांगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। लेकिन हम तुमको उसके बारे में बता देंगे बेटा, ये तुम्हारी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा कि कभी भी भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। ठीक, तो लिखना जितना होगा उतना हम बता देंगे। तो यहाँ हालांकि इतना ही तुम लोग ये लिख लो। अब इसको लिखवा देते हैं, इसके हम प्रकार या वर्गीकरण लिख लो बेटा, रख किए देने। उत्प्रेरक को अगर हम माने बेटा, तो ये रामायण में जो बाली था वैसा है, ये आता है। तो जो अभिकर्मक थे उसके बंध अपने आप क्या कमजोर होने लगते हैं, और कमजोर जब हो गए तो घसीट के तुरंत यहाँ ले आएगा। ठीक है, मतलब उनको जब उनके पास एनर्जी नहीं बची, बेचारे क्या होंगे, घसीटे चले जाएंगे और क्या हो जाएंगे, एक में मिल जाएंगे। बस इतना ही काम है उत्प्रेरक का। अब यहाँ लिख देते हैं हम उत्प्रेरकों का वर्गीकरण, लिखेंगे बेटा वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। तो देखो यहाँ हम पढ़ेंगे बेटा दो तरह को बांटा गया है। बहुत ही ध्यान से देखना और बहुत ही मजा आएगा। इनको बांटा गया है दो भागों में। तो पहला हम बताएंगे समांगता। समानता क्या है, और दूसरा है प्रकृति के आधार पर। अब ये जो था बेटा D1, अब जो समानता के आधार पर है, इसको भी दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें समांगी उत्प्रेरक, और सेकेंड हो जाएगा बेटा विषमांगी। होमोजीनस और हेट्रोजीनस। इधर भी ये बेटा चार प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हो जाता है इसमें धनात्मक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है,
सेकेंड हो जाता है बेटा नेगेटिव, जिसको कहते हैं हम ऋणात्मक उत्प्रेरण। फिर आ जाता है बेटा ऑटो कैटलिस्ट, स्व उत्प्रेरण, ऑटो या सेल्फ स्व उत्प्रेरण। इंड्यूस बोले तो प्रेरित। इतने उत्प्रेरण है बेटा अपने में, इतने उत्प्रेरण। समांगता मतलब उनको देखेंगे अपक्रिया में, अगर वो अभिकर्मक से भिन्न है, अगर वे अभिकर्मक जैसे हैं तो समांगी, अभिकर्मक से भिन्न है तो विषमांगी। तो यहाँ पर ये सिलेबस से हालांकि इस साल इसको हटाया गया है, लेकिन यहाँ तुम लोग इसके बारे में जान, ठीक है। तो अब चलो हम यहाँ लिख देते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले चालू करेंगे बेटा हम समांगी, फर्स्ट ऑफ ऑल समांगी, होमोजीनस। कुछ नहीं है इसमें, हम बताते हैं बेटा ऐसा उत्प्रेरण या ऐसा उत्प्रेरक जो अभिकर्मकों जैसा। कहने का मतलब हुआ जब रिएजेंट तुम्हारा या अभिकर्मक क्या है बेटा, हम मान लेते हैं कि अभिकर्मक तुम्हारी है, अभिकर्मक गैस है तो उत्प्रेरक भी गैस है। अब यहां से देखो जान लो, अगर अभिकर्मक गैस तो उत्प्रेरक भी गैस, अगर अभिकर्मक सॉलिड तो उत्प्रेरक भी सॉलिड, अगर अभिकर्मक लिक्विड तो ये भी लिक्विड। तो इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे समांगी। अगर अभिकर्मक गैस तो उत्प्रेरक भी गैस होना चाहिए, अभिकर्मक सॉलिड तो ये भी सॉलिड होना चाहिए, अभिकर्मक लिक्विड तो ये भी उत्प्रेरक भी लिक्विड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में बेटा हम इसको बोल देंगे समांगी उत्प्रेरक। तो बहुत अच्छी परिभाषा इसकी बन गई, लिख लो। जब अभिक्रिया में अभिकर्मक तथा उत्प्रेरक की प्रवस्थाएं, इनको फेज कहते हैं, प्रवस्थाएं एक जैसी होती हैं तो इसे होमोजीनस या बेटा बोले हम समांगी उत्प्रेरण। जब अभिकर्मक और उत्प्रेरक की प्रवस्थाएं एक जैसी होती हैं तो इस कंडीशन में हम उत्प्रेरक को बोलेंगे वो कैसा उत्प्रेरक है, समांगी। जैसे मान लेते हैं हमने सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कर दिया, ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीजन से क्रिया, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है बेटा, ऑक्सीजन भी गैस है। और यहाँ जो उत्प्रेरक, जिस उत्प्रेरक का यूज करेंगे हम NO नाइट्रिक ऑक्साइड, वो भी बेटा क्या है, गैस। और यहाँ बन गया SO3, बैलेंस करना यहाँ बोल लगा, यहाँ भी लगा, ये बन गया। अब उससे मतलब नहीं बना उत्पाद क्या है। अब हम यहाँ देख रहे हैं बेटा कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो हमने उत्प्रेरक कैटलिस्ट मिलाया है वो भी क्या है, गैस। तो जब अभिक्रिया में अभिकर्मक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं
तथा उत्प्रेरक की प्रवस्थाएं एक जैसी, मतलब दोनों एक जैसे हों, तो उस कंडीशन में हम उत्प्रेरक बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। जैसे ये देखो बेटा हो गया, हमने बताया जब सॉलिड हो तो जैसे अभिकर्मक सॉलिड ये भी सॉलिड, उत्प्रेरक मतलब ये गैस तो ये भी गैस, तो इस कंडीशन में बेटा हम बोलेंगे कि इसको क्या कहेंगे हम समांगी उत्प्रेरण। चलो हम जल्दी बता देते हैं विस्मांगी। और बहुत सारी क्रियाएं हैं बेटा इससे। विस्मांगी हेटेरोजीनस, सेकंड बता रहे हैं हम विस्मांगी उत्प्रेरण। अब जब एक जैसे होंगे तो समांगी, जब अलग अलग होंगे तो विस्मांगी। लिख लो, जब रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक तथा उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं जब रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त जो अभिकर्मक है और जो उत्प्रेरक है दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो इस कंडीशन को हम इसे बेटा बोलते हैं हेटेरोजीनस या विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे लिख लो, जैसे हमने बनाया था बेटा हैबर ब्रिज से अमोनिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक अनुपात 3 में लिया था, दोनों बेटा क्या हैं, दोनों ही गैस हैं। और इसमें हमने उत्प्रेरक मिलाया था क्या, Fe, जो क्या है एक ठोस। अब देखो अभिकर्मक तो गैसें हैं और उत्प्रेरक ठोस, तो यहाँ बनेगी बेटा अमोनिया। इससे मतलब नहीं है हमारा, ठीक। लेकिन यहां हम देखते हैं कि अभिकर्मक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं बेटा अलग अलग थी, तो इस कंडीशन में हमने इसको कह दिया ये कैसा उत्प्रेरक है, विस्मांगी उत्प्रेरक। अब इसकी एक टांग खत्म हो गई, एक टांग का मतलब हुआ समांगता के आधार पर। अब हम पहुंचते हैं कि गुणों के आधार पर, या इनकी प्रकृति के आधार पर, इनके नेचर के आधार पर। वो तो लिख लो ये, ठीक है। तो गुणों के आधार पर हम लिख देते हैं इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, बस समझते जाओ बस। अब दूसरा गुणों के आधार पर, उसमें पहला बेटा धनात्मक, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब देखो यहां बात हम उसकी करेंगे, जैसे भी हमने बताया अभिकर्मक अलग है, उत्प्रेरक अलग है। उस कंडीशन में हमने बताया समांगता के आधार पर कि उत्प्रेरक अलग है, अभिकर्मक अलग है, उसके हिसाब से कैसे बांट दिया। अब हम देखेंगे अपक्रिया की दर को, कुछ उत्प्रेरक ऐसे होंगे जो बढ़ाएंगे, तो जो बढ़ाएंगे उनको कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, जो क्रिया की दर को घटा देंगे या रोक देंगे तो उसको कहेंगे हम ऋणात्मक।
वे उत्प्रेरक जो अपनी उपस्थिति में अब क्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। वे उत्प्रेरक जो अपनी उपस्थिति में क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव या धनात्मक। धनात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। अब देख लेते हैं इसमें, जैसे भी हमने बताया था अमोनिया वाला, भाई अमोनिया जिसमें क्या हुआ था बेटा, वो Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसकी जो गति थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो एक उदाहरण को लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखना है तुमको, N2 + 3H2, यहाँ हमने मिला दिया Fe उत्प्रेरक बेटा, तो अब क्रिया की दर क्या हो गई, फास्ट हो गई। यहाँ पर जो Fe है वो क्रिया की दर को क्या कर रहा है, तुरंत बढ़ा दे रहा है। ये पहला हो गया। दूसरा हम देखते हैं, जैसे पहली अक्रिया हम, चलो उसको छोड़ देते हैं, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी थी, वो नहीं, कोई दूसरी अक्रिया लिखवा देते हैं। जैसे हम बताते हैं अमोनिया और वायु के मिश्रण में हमने बनाया कि ये विधि पढ़ा होगा बेटा, या ये विधि अभी पढ़ेंगे, जिसमें पी ब्लॉक एलिमेंट है, वहाँ एक विधि है ओट बांड जिससे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। तो यहाँ ये बन जाता है, जब मिला देते हैं इसमें उत्प्रेरक निकिल उत्प्रेरक, ठीक नहीं, प्लेटिनम की जालियाँ वहाँ होती हैं। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है और प्लस जल बनता है। तो यहाँ हमने लिया था शायद, ये लेना चाहिए 4 और ये 5, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ हो गया 4 के 12 हो गया, तो 6 लिख देंगे 6H2, 10 यहाँ हो गया, तो यहाँ हो गया 4, 6 4 10 हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया बेटा। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इनकी उपस्थिति में जो अक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो चलो इसको हटा देते हैं। ये दूसरा है, देखो दूसरा लिख देते हैं, सेकेंड नंबर था बेटा इसमें ऋणात्मक। ऋणात्मक इसको कहते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव कैटालिसिस। अब जब ये बढ़ाते हैं तो ये घटाएंगे, घटा तो सकते नहीं, लेकिन अक्रिया की दर को बेटा क्या कर देंगे, रोक देंगे, मंद कर देंगे। वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति में अक्रिया की दर को मंद कर देते हैं, धीमा, उन्हें ऋणात्मक
उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। सब समझते जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस यहाँ केवल तुम समझो। बस इसको हम रख के दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। इसके जो उदाहरण है हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि कौन ऐसे पदार्थ होंगे या कौन सा ऐसा उत्प्रेरक होगा जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी बेटा, मंद। अब हम पहला एग्जाम्पल तुमको बता दे रहे हैं जो तुमने कक्षा 11 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा था, H2O2 पढ़ा था। विरंजक का कार्य करता है और कान, नाक या घाव आदि को धोने के काम आता है। तो बताया था हमने कि यदि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसे ही रख दे बेटा, हम ऐसे, ठीक, तो ये जल में अपघटित हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर ऐसे ही पड़ा रहे तो कुछ दिनों बाद बेटा क्या हो जाता है, जल में अपघटित हो जाता है। जल में अपघटित ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें ग्लिसरीन मिला देते हैं। ठीक बेटा, इसमें मिला देते हैं हम ग्लिसरीन। तो यहां पर बेटा जो ग्लिसरीन है वो कार्य कर रही है, भाई हम बताए हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O प्लस ये ऑक्सीजन, इसमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है या अपघटित हो जाता है। तो धीरे धीरे अपने आप, तो इसका अपघटन ना हो या इसका ऑक्सीकरण ना हो, इसका ऑक्सीकरण ना हो या इससे जल ना बने, इसके लिए बेटा हम क्या कर देते हैं, इसमें थोड़ी मात्रा में ग्लिसरीन मिला देते हैं। और यहाँ पर ग्लिसरीन कार्य करती है संदमक का, ये रेट ऑफ रिएक्शन को रोक देगी, अपक्रिया की दर को रोक देगी। जब रोक देगी तो ज्यादा दिन तक ये H2O2 क्या है, वर्चस्व में बना रहेगा, अस्तित्व में बना रहेगा। तो ये अस्तित्व में बना रहे, ये जल के रूप में ना बदले, अर्थात अपक्रिया की दर परिवर्तित ना हो, उसके लिए हम मिला देते इसमें थोड़ी मात्रा में ग्लिसरीन। कहीं कहीं बेटा ग्लिसरीन के स्थान पर H3PO4 फास्फोरिक अम्ल भी मिलाया गया है, तो वो भी यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने वाला है। ठीक, अब चाहे ग्लिसरीन मिला दो चाहे H3PO4, दोनों कंडीशन में दोनों पदार्थ यहाँ पर संदमक का कार्य कर रहे हैं, ये जिसको हम बोले ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्लियर हो गया बेटा। अब सेकेंड हम बताते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म जो शल्य चिकित्सा में या सर्जरी में, ये जहां चीड़ फाड़ होती है वहां संदमक का, निश्चेतक का कार्य करता है। निश्चेतक का बेटा काम करता है। निश्चेतक मीन्स होता है भाई उनको सुंघाते हैं, बेहोश कर देते हैं, ताकि उनका ऑपरेशन या जो भी ट्रीटमेंट करना वो आसानी से हो जाए। तो इसको क्या कर देते हैं हम, ये शल्य चिकित्सा में उसके निश्चेतक के काम में आता है। तो ये पाया गया अगर इसका ऑक्सीकरण बेटा हो जाता है सूर्य के प्रकाश में, तो ये फाजीन नामक विषैली गैस बना देता है। चार दो छः मतलब 3 ले बस, 4 2 6, ठीक। ये बन गई तुम्हारी। देखो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब था इस सेकेंड वाले रिएक्शन में कि इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, क्योंकि नहीं, सूर्य के प्रकाश में नहीं, इसको सूर्य के प्रकाश से बचा के रखा जाता है, अर्थात रंगीन बोतलों में रखते हैं तथा थोड़ी मात्रा में करीब 1% जितना होगा इसके हिसाब से 1% इसमें मिला देते हैं एथिल अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जाता है और ये बना देता है फाजीन नामक, जो क्या होती है प्रकृति में विषैली। तो हम बताते हैं कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए तो उसको हम रंगीन बोतलों में रखते हैं तथा थोड़ी मात्रा में उसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं
तो इस अक्रिया में जो एथिल अल्कोहल है वो किसका कार्य करती है? नेगेटिव कैटालिसिस। कहने का मतलब कि फाजीन न बन पाए इसके लिए क्या करते हैं बेटा, उसमें थोड़ी मात्रा में मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं, सूर्य का प्रकाश न जा पाए इसके लिए इसको हम रंगीन बोतलों में रखते हैं। एक ये उदाहरण पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि क्यों क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं, थोड़ी मात्रा में उसमें एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। तो कारण यही है, सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए रंगीन बोतलों में रखेंगे, ठीक है, तथा ऑक्सीकरण से बचाने के लिए इसको, ताकि फाजीन नामक गैस ना बने, विषैली गैस, इसके लिए इसमें हम एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। तो इस प्रक्रिया में एथिल अल्कोहल कार्य कर रही है उत्प्रेरक विष का या संगमक का या ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो चलो हम आगे चलते हैं। अभी आज पूरा टॉपिक हमको कवर करना है, इसलिए हम बिना रुके ही अब तीसरा हो जाएगा बेटा, थर्ड नंबर स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक जिसको हम कहते हैं AU ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस स्व उत्प्रेरक, सेल्फ यानी तो सेल्फ भी लिख सकते हो बेटा। तो हम बताते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझना है। कहते हैं कि जब अपक्रिया में बना उत्पाद ही, इसमें उत्प्रेरक अलग से नहीं मिलाया जाता है, ठीक है, तो जब अपक्रिया में बना उत्पाद ही उस अपक्रिया के लिए स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उस उत्प्रेरक को हम कहते हैं स्व उत्प्रेरक। जब अपक्रिया में बना उत्पाद ही स्वयं अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक बेटा, जब अपक्रिया में बना उत्पाद ही स्वयं अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल में तुमको समझना है, जैसे एस्टर है, एथिल एसीटेट, ये एस्टर है, इसका हमने बेटा करवा दिया जल अपघटन। जल अपघटन करवाया तो जल अपघटन हो रहा है, तो सबसे पहला उत्पाद बना COOH, एस्टिकम। जब अपक्रिया में बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। देखो अपक्रिया बहुत धीमी हो रही थी जब हमने एस्टर का जल अपघटन करवाया, और जैसे ही क्या बना बेटा, एसिटिक अम्ल बना। जैसे अपक्रिया में क्या बना, एसिटिक अम्ल, अपक्रिया फास्ट हो गई, C2H5OH तुरंत एल्कोहल बन गया। तो यहाँ हम कहेंगे कि पहले जैसे हमने रिएजेंट को मिलाया था तो अपक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, दर थी, वो धीमी थी, और जैसे ही एसिटिक अम्ल बना अपक्रिया फास्ट हो गई। तो हम यहाँ कह देंगे कि इस अपक्रिया में जो एसिटिक अम्ल बना है, जिसके बाद अपक्रिया की गति क्या तेज हो गई है, तो एसिटिक अम्ल ने इस अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया है। ठीक है, तो अगला हम लिख देते हैं लास्ट, प्रेरित उत्प्रेरक। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड करना या प्रेरित करना। तो देखो अपक्रिया धीमी थी,
और जैसे स्टिकम में बना अपक्रिया फास्ट हो गई तो हम कहेंगे स्टिकम इस अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इंड्यूस्ड प्रेरित करना, प्रेरित करना कहने का मतलब पहले कोई अपक्रिया थी, ठीक है, जिसमें हम मान लेते हैं कि अभिकर्मक एक है, नहीं मान लेते हैं कि एक अभिकर्मक ए है और दूसरा अभिकर्मक सी, नहीं बी मान लो बेटा, फिर एक अभिकर्मक सी है और दूसरा अभिकर्मक बी है। यहां ये दोनों में क्या है बेटा समान और ये दोनों अलग अलग। जब इन दोनों की क्रिया करवाई जाती है तो अब क्रिया हो जाती है, लेकिन वही जब इन दोनों के मध्य क्रिया करवाई जाती है तो नहीं होती। जब इन दोनों के मध्य क्रिया करवाई जाती तो हो जाती है और फिर उसी बी अभिकर्मक को हमने क्या किया, रिएक्ट करवाया सी से, तो अब क्रिया नहीं हुई। फिर हमने क्या किया कि चलो हम इसकी अब क्रिया क्या करवा देते हैं, ए अब बी, ये भी रहेगा, नहीं पहले हम लिख देते सी, ए और बी, इसको भी हम ले आए तो क्रिया बेटा हो गई। तो क्रिया हो गई तो तुम बताओगे कि ए ने इस अक्रिया को होने में क्या किया है, प्रेरणा दी है, इसको प्रेरित किया है। जो क्रिया ए और बी की हो जा रही थी वही सी और बी उस क्रिया को नहीं कर पा रहा था। फिर ए आया और वो क्रिया क्या होगी, इन दोनों के बीच में जब ए आ गया तो अपक्रिया हो गई। तो ए यहाँ पर अपक्रिया के लिए उत्प्रेरण या अपक्रिया को होने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो यहां देखो जब कोई अपक्रिया किसी दूसरी अपक्रिया को होने के लिए प्रेरित करता है, तो इस अपक्रिया को प्रेरित या इंड्यूस्ड, प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। समझोगे बेटा उदाहरण से? तो चलो इसको मिटा दे रहे हैं, तुमको बता रहे हैं। एक अपक्रिया थी, अब यहां से तुमको ध्यान से पढ़ना है बेटा। एक अपक्रिया थी Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसका हमने ऑक्सीकरण करवा दिया बेटा। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया। अब इन्होंने बताया था कि ए और बी की क्रिया करवा देते हैं, तो ए और बी से क्रिया कर लेता है, तो ये बन गया सोडियम सल्फाइड से बन गया सोडियम सल्फेट। फिर हम एक फार्मूला और लाते हैं, ये पहला। फिर क्या करते हैं बेटा, Na3AsO3 सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनाइड बेटा, सोडियम आर्सेनाइड। इसके जब ऑक्सीजन से क्रिया हमने बेटा करवाई तो अपक्रिया क्या हुई, नहीं हुई अपक्रिया
अपक्रिया नहीं होती है, वही ऑक्सीजन सोडियम सल्फाइड से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाता है, और वही ऑक्सीजन सोडियम आर्सेनाइड से क्रिया नहीं कर पाता। अब क्या करना है, तुम हमने बताया था ये ए थे, ये बी थे, ये सी थे, ये बी थे। इस ए को प्रेरित कर दिया बी ने, मतलब प्रेरित नहीं, ए ने बी से अपक्रिया करके अपक्रिया कर लिया भाई, और फिर वही बी सी के पास आती है तो अपक्रिया नहीं होती है। तो हम बताते हैं, अब तीनों को ले आओ साथ में, ले आते हैं Na2SO3 ये, फिर Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइड, और इसका हम दोनों की क्रिया करवा देते हैं बी से। अब देखो यहां पर बन जा रहा है बेटा Na2SO4 इंटू प्लस Na3ASO4। अब देखो अब क्रिया हो गई, तो कहने का मतलब हुआ जब कोई अपक्रिया दूसरी अपक्रिया होने के लिए प्रेरित करती है तो इस अपक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। अभी अपक्रिया नहीं हो पा रही थी, और जैसे इस अपक्रिया को उठाकर यहाँ लाए तुरंत ये अपक्रिया क्या हो गई। तो एक अपक्रिया ने दूसरी अपक्रिया को क्या किया, प्रेरित किया। तो ये इस कंडीशन को कहेंगे हम प्रेरित उत्प्रेरण। अपक्रिया होने के लिए बेटा क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ओके, तो ये बन गया, ये है सोडियम सल्फेट और यह है सोडियम आर्सेनेट बन गया। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने जाना कि पहले जो अपक्रिया नहीं हो पा रही थी वहां हम दूसरी अपक्रिया लेके आए, उससे वो अपक्रिया हो गई। तो तुम समझोगे कि उसने क्या किया, उसको प्रेरित किया है। ठीक है, एक पढ़ने लिखने वाला लड़का ये पढ़ रहा है, एक ना पढ़ने वाला लड़का नहीं पढ़ पा रहा है। फिर जो पढ़ने वाला लड़का उसके साथ में आ रहा है तो उसको भी क्या धीरे धीरे उसको भी पढ़ा देता है। एक अच्छा लड़का, एक लापरवाह लड़का। अच्छा लड़का पढ़ रहा है मतलब अपक्रिया हो रही है, लापरवाह लड़का नहीं पढ़ रहा था, अपक्रिया उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं तो अपक्रिया नहीं हो रही। फिर इसने सोचा कि ये नहीं पढ़ पा रहा है, ये लापरवाही कर रहा, चलो हम चलते हैं। फिर ये पूरी अपक्रिया यहाँ उठ के आई, कहा चलो हम देखते हैं। फिर ये क्या हुआ, ये पढ़ गया मतलब अपक्रिया हो गई। तो फाइनली हम कहेंगे कि ये पहली अपक्रिया ने दूसरी अपक्रिया को बेटा क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ सकते हो। और उसने क्या किया, वैसा किया भी और पढ़ गया, अर्थात वो अपक्रिया हो गई। तो जब किसी अपक्रिया में एक अपक्रिया किसी दूसरी अपक्रिया को प्रेरित करती है तो प्रेरित करती है अपक्रिया होने के लिए, तो उसके लिए वो किसका कार्य करेंगे, उत्प्रेरक का। ओके, तो आज का वीडियो तुम लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो सही से पढ़ना, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि तुम लोग को जो दिक्कतें होंगी हमारे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और दूसरी बात और बता दें, परीक्षा के हिसाब से देखें बेटा तो महत्वपूर्ण भी है, तो इसको देखना और समझना, उसके बाद लिखना। हालांकि तुम इस वीडियो को देखोगे, केवल देखते चले जाओगे बिना स्किप किए, तो हम बता दें ये समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, क्योंकि इसको समझाया ही वैसे गया है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही। फिर हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए